Namaskar, I am Subhendu Singh. Welcome all of you in my YouTube channel BMA Classes. Let's crack 2021 CBSE board exam. Today I am going to discuss CBSE board sample paper of geography. आज हम ज्योग्राफी का CBSE का जो सैंपल पेपर है इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. इस सैंपल पेपर में मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको ऐड नहीं किया है बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक अनदर वीडियो लेके आऊँगा. इस सैंपल पेपर में ओनली MCQ क्वेश्चंस, मैप वर्क एंड अनसीन पैसेज एंड पैराग्राफ एंड जो चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो फिगर के क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया गया है. लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड नहीं किया है. लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक अनदर वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के सैंपल पेपर्स को इंक्लूड करूंगा. क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Dash and dash densities should be found out in order to get a better insight into the human land ratio. हम सबको पता है डेंसिटीज जो हैं वो कई सारे टाइप की होती हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी, साइकोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी, अर्थमेटिक डेंसिटी, डिफरेंट टाइप की डेंसिटीज है. क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है दो फिल इन द ब्लैंक्स, डेस एंड डेस डेंसिटीज. दैट मीन्स वो कौन से दो डेंसिटीज हैं should be found out in order to get a better insight into the human land ratio. मतलब वो कौन से दो डेंसिटीज हैं जो ह्यूमन लैंड रेशियो को बिल्कुल परफेक्टली कंप्राइज करते हैं. दैट मीन्स उन दो डेंसिटीज का हमें नाम बताना है जो ह्यूमन के अकॉर्डिंग जो लैंड रेशियो है उसको वेरीफाई करते हैं. दैट मीन्स जितना परसेंटेज पीपल वहां पे रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो लैंड का रेशियो है उसको फाउंड आउट करते हैं. तो उस डेंसिटीज का नाम बताना है. दो डेंसिटीज हैं, एक है साइकोलॉजिकल डेंसिटी, साइकोलॉजिकल डेंसिटीज एंड अनदर जो है वो है एग्रीकल्चरल डेंसिटीज. ये दो ऐसे डेंसिटीज हैं जो परफेक्टली ह्यूमन लैंड रेशियो के बारे में हमें फाइंड आउट करते हैं. दैट मीन्स साइकोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी ऐसे दो डेंसिटीज हैं जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन के अकॉर्डिंग जो उसका लैंड एरिया है उसके बारे में हमें प्रॉपर फाइंडिंग्स जो है वो पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस इन ए करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट. हम सबको पता है ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस होते हैं. यहाँ 4 अप्रोचेस के नाम दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. क्वेश्चंस में कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस. इन अप्रोचेस को अरेंज करना है इन ए करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट. दैट मीन्स इनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है इनके परफेक्ट ऑर्डर में. दैट मीन्स पहले कौन सा अप्रोच आया, उसके बाद कौन सा अप्रोच आया, उसके बाद कौन सा अप्रोच आया, देन आफ्टर उसके बाद कौन सा अप्रोच आया. हम सबको पता है, वी नो दैट ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड में इन अप्रोचेस ने डिफरेंट टाइप का काम किया है. तो सबसे पहले इस ऑप्शन में जो होगा वो होगा फर्स्ट नंबर पे रीजनल अप्रोच. ये सबसे पहले आया. ये किस टाइम पे आया, ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे आया. कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे अप्रोचेस आया. सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे रीजनल अप्रोच आया. देन आफ्टर उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया एरियल डिफरेंशिएशन. दैट मीन्स थर्ड नंबर. ये आफ्टर रीजनल अप्रोच के बाद आया. दैट मीन्स सेकेंड. एरियल डिफरेंशिएशन कब आया, ये 1930s के टाइम पे ये अप्रोचेस जो है ये वर्क करता था. दैट मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी के जो अप्रोच हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग टाइम पे इन लोगों ने अपना डेवलपमेंट का वर्क किया है. इसी को ही हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. सबसे फर्स्ट रीजनल अप्रोच आया, ये किस टाइम पे आया, ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे आया. इसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन आया, ये कब आया, ये 1930s के टाइम पे आया, 1930s के टाइम पे. उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन. ये आया एरियल डिफरेंशिएशन के बाद. दैट मीन्स थर्ड नंबर पे. ये कब आया, ये लेट 1950s के टाइम पे आया. लेट 1950s मतलब 1930 में क्या आया, एरियल डिफरेंशिएशन
और उसके बाद 1950s के आखिरी समय में क्या आया, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, और देन आफ्टर आया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये किस टाइम पे आया, ये 1970s के टाइम पे आया। तो दैट मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी के जो 4 अप्रोचेस हैं, इसमें सबसे पहले रीजनल अप्रोच आया, ये कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे आया ये अप्रोच। देन आफ्टर एरियल डिफरेंशिएशन आया, ये 1930s के टाइम पे आया। देन आफ्टर स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन आया, ये लेट 1950s के टाइम पे आया। देन आफ्टर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आया, ये 1970s के टाइम पे आया। तो सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड में, देन आफ्टर 1930s में, देन आफ्टर 1950s में, देन आफ्टर 1970s में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पन्ना, पारा, पल्ली, नगला एंड धनी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट। ये कुछ लोकल नाम दिए गए हैं, पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धनी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये जो लोकल नाम है आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, इनमें से ये किस सेटलमेंट का लोकल नाम है, मतलब किस सेटलमेंट को स्थानीय लोग इस नाम से बुलाते हैं, पन्ना के नाम से या पारा के नाम से या पल्ली के नाम से या नगला के नाम से या धनी के नाम से। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट क्लस्टर्ड सेटलमेंट, नो। ऑप्शन बी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, नो। ऑप्शन सी डिस्पर्स सेटलमेंट, नो। ऑप्शन डी हेमलेटेड सेटलमेंट, यस। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, हेमलेटेड सेटलमेंट। हेमलेटेड सेटलमेंट जो है ये एक रूरल सेटलमेंट का टाइप है, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट हम सबको पता है कि सेटलमेंट को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, रूरल और अर्बन। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको रूरल सेटलमेंट कहा जाता है। इस रूरल सेटलमेंट के भी काफी सारे टाइप हैं, तो जो हेमलेटेड सेटलमेंट है ये रूरल सेटलमेंट का ही टाइप है। इसी हेमलेटेड सेटलमेंट को कई सारे भारत के अनादर स्टेट्स में अलग अलग लोकल नाम से जाना जाता है, जैसे कि पन्ना या पारा या पल्ली या नगला या धनी। ये सब नाम है हेमलेटेड सेटलमेंट्स के, और हेमलेटेड सेटलमेंट रूरल सेटलमेंट का ही टाइप है। इस हेमलेटेड सेटलमेंट के एक फीचर्स ये है, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है ये। दैट मीन्स ये एक ऐसा सेटलमेंट है जहां पे घर बिल्कुल एक दूसरे के पास बने होते हैं, काफी कॉम्पैक्ट टाइप का ये सेटलमेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर जनरली कन्फ्रंटेड बाय द विलेजेस ऑफ साउथ एशिया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, इनमें से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्रॉब्लम है जो ज्यादातर साउथ एशिया के गांव में हमें दिखाई देता है। साउथ एशिया मतलब साउथ एशिया दैट मीन्स जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। इन कंट्रीज का जो ग्रुप है जो एशिया के साउथ पार्ट में लोकेटेड है, इन्हीं को ही साउथ एशिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन कंट्रीज के जो विलेजेस हैं उन विलेजेस में मैक्सिमम कौन से टाइप की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ फैसिलिटीज ड्यू टू हाई डेंसिटी, मतलब साउथ एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से टाइप की हमें प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज ड्यू टू हाई डेंसिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑक्यूरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्यूरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स मतलब साउथ एशिया के पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, इन कंट्रीज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहां पे ज्यादातर हमें फ्लड्स एंड ड्रॉट, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, ऑक्यूरेंस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। साउथ एशिया के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर हमें बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का
सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, नीचे हमें 4 ऑप्शन में 4 प्रोग्राम के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से प्रोग्राम है? अरिबरी पानी संसद, हरियाली, नीरू मीरू एंड नर्मदा बचाओ। ये 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 भारत के प्रोग्राम्स है, इंडियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स एट, इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जिसको भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? किस लिए लॉन्च किया है? द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड एफॉरेस्टेशन। इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने लॉन्च किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग पानी को कंजर्व कर सकें? कंजर्व वाटर किसके लिए? पीने के लिए पानी को बचा सकें, खेती करने के लिए पानी को बचा सकें, मछली पालने के लिए पानी को बचा सकें, पेड़ों को लगाने के लिए पानी को बचा सकें। तो वो कौन सा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे लोग वाटर को कंजर्व कर सकें, पानी को बचा सकें, ताकि उस पानी का यूज बाद में ड्रिंकिंग पर्पस से किया जा सके, इरिगेशन पर्पस से किया जा सके, या मछली पालने के लिए किया जा सके, या पेड़ लगाने के लिए किया जा सके। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हरियाली। हरियाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो प्रोजेक्ट है, आंसर होगा हरियाली। हरियाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के थ्रू रूरल एरिया में, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पानी बचाने के लिए अवेयर किया जाता है ताकि उसी पानी का इस्तेमाल वो ड्रिंकिंग पर्पस से कर सकें, या खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कर सकें ताकि उनकी फसल अच्छी हो, या मछली पालने के लिए कर सकें, या पेड़ों को लगाने के लिए कर सकें। तो हरियाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के थ्रू रूरल एरिया में लोगों को अवेयर करती है ताकि लोग कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड एफॉरेस्टेशन के लिए पानी को बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू। भारत की पॉपुलेशन को उसके इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? इंडिया की पॉपुलेशन को उसके इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। दैट मीन्स कौन कौन से पार्ट में? मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर। दैट मीन्स मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर एंड नॉन वर्कर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस। भारत की पॉपुलेशन को उसके इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनके नाम मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेन वर्कर किसे कहते हैं। मेन वर्कर, बेसिकली मेन वर्कर किनको कहा जाता है? मेन वर्कर मीन्स एंगेज्ड इन, ऐसे लोग जो एंगेज रहते हैं, एंगेज इन इकोनॉमिकली गेनफुल, इकोनॉमिकली गेनफुल वर्क। मतलब भारत के ऐसी जनता, ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं जिससे उनको इनकम होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 183 डेज इन ए ईयर। मतलब भारत की वो पॉपुलेशन जो पूरे साल में कम से कम 183 डेज का काम करती है और उस काम के बदले उसको इनकम होती है जिससे उसका परिवार चलता है। तो भारत के वो वर्कर या भारत के वो पॉपुलेशन जो पूरे साल मतलब 365 डेज में से कम 183 डेज का वर्क करता है और जिस वर्क के अगेंस्ट
उसको पैसा मिलता है, उसी को ही मेन वर्कर कहा जाता है। मार्जिनल वर्कर किसको कहा जाता है? मार्जिनल वर्कर उसको कहा जाता है जो लेस देन 183 डेज वर्क करता है, लेस देन 183 डेज, उनको मार्जिनल वर्कर कहा जाता है। एंड नॉन वर्कर मीन्स जो कोई भी काम नहीं करता है, नॉट वर्क ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ ए ईयर, मतलब एनी टाइम ऑफ ए ईयर, मतलब पूरे साल जो कोई भी काम नहीं करता है उसको नॉन वर्कर कहा जाता है। सो इंडिया में इकोनॉमिकली स्टेटस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर। मेन वर्कर उसको कहा जाता है जो पूरे ईयर में 183 डेज का मिनिमम वर्क करता है। मार्जिनल वर्कर उसको कहा जाता है जो पूरे ईयर में लेस देन 183 डेज, मतलब 183 डेज से कम, कुछ भी टाइम हो सकता है, 180 डेज भी हो सकते हैं, 160 डेज भी हो सकते हैं, 150 डेज भी हो सकते हैं, इतना काम करता है वो। और नॉन वर्कर दैट मीन्स जो बिल्कुल पूरे साल में जिसके पास किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज डेवलप्ड बाय, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने डेवलप किया था? तो इसको डेवलप किया था डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक ये ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, किसके? पाकिस्तान के, ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान। और कौन से ईयर इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था? 1990 में। याद रखिएगा आप लोग कि कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहली बार डॉक्टर महबूब उल हक ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्टर महबूब उल हक ये पाकिस्तान के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। और कौन से ईयर? 1990 में इन्होंने सबसे पहले किसको? ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट? 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है जो डेवलपमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट बेसिकली हम किसको कहते हैं? डेवलपमेंट कहा जाता है पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। जब किसी की क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज होता है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, जब किसी की क्वालिटी इंप्रूव होती है तब हम कहते हैं डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव चेंज है। डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज, इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज, जो हमेशा, विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव चेंज है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को क्या करता है? शो करता है। सो आंसर हमें बताना है कि डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेवलपमेंट को बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। सो डेवलपमेंट मीन्स पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव चेंज को रेफर करता है, जब किसी चीज की क्वालिटी में बदलाव होता है और वो भी पॉजिटिव चेंज होता है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चेंज, उसी को ही डेवलपमेंट कहा जाता है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। सिंपल, कि डेवलपमेंट जो है उसका प्रॉपरली जो मीनिंग है या वन वर्ड में अगर हम डेफिनेशन कहें तो पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। तो परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप?
प्लांटेशन क्रॉप, जिसको हम हिंदी में रोपण कृषि कहते हैं, रोपण कृषि। सो कह रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉफी, शुगर कैन, रबर एंड वीट। इनमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? कॉफी तो प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफी की प्लांटेशन होती है, शुगर कैन की भी प्लांटेशन होती है, रबर की भी प्लांटेशन होती है, वीट की नहीं होती है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है वीट। वीट इज द करेक्ट आंसर। गेहूं की खेती जो है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं होता है गेहूं का। गेहूं एक नॉन प्लांटेशन क्रॉप है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉलम सेकेंड अगेंस्ट द स्टेट्स इन कॉलम फर्स्ट। हमें कॉलम फर्स्ट और सेकेंड को मैच करना है। यहां फील्ड के नाम दिए गए हैं और यहां मिनरल के नाम दिए गए हैं। दैट मीन्स यहां प्लेस के नाम दिए गए हैं और यहां पे उन प्लेस में पाए जाने वाले मिनरल्स के नाम दिए गए हैं। हमें मैच करना है। चिकमंगलुर, सबसे फर्स्ट चिकमंगलुर कर्नाटक में है। चिकमंगलुर जो है वो कर्नाटक में है। चिकमंगलुर किसके लिए फेमस है? चिकमंगलुर जो है वो फेमस है मैंगनीज के लिए। तो इसका मतलब चिकमंगलुर को हम मैच करेंगे मैंगनीज के साथ। चिकमंगलुर में मैंगनीज के जो माइंस हैं वो अवेलेबल है। नेक्स्ट सिंहभूम, सिंहभूम झारखंड में है। सिंहभूम किसके लिए फेमस है? सिंहभूम फेमस है कॉपर के लिए। तो सिंहभूम को हम मैच करेंगे किसके साथ? कॉपर के साथ। सिंहभूम को मैच करेंगे कॉपर के साथ। नेक्स्ट दुर्ग, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग किस लिए फेमस है? दुर्ग फेमस है आयरन ओर के लिए। दैट मीन्स दुर्ग को हम मैच करेंगे आयरन ओर के साथ। नेक्स्ट कोरापुट, कोरापुट कहां पर है? कोरापुट उड़ीसा में है। कोरापुट किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है कोरापुट, बॉक्साइट के लिए। तो कोरापुट को हम मैच करेंगे किसके साथ? बॉक्साइट के साथ। सो ये मैचिंग फॉलोइंग। चिकमंगलुर जो है ये कर्नाटक का एक प्लेस है, कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है और ये फेमस है चिकमंगलुर मैंगनीज की माइंस के लिए। सिंहभूम जो है, सिंहभूम झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये फेमस है कॉपर के माइंस के लिए। दुर्ग जो है, दुर्ग छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये फेमस है आयरन ओर माइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोरापुट ये उड़ीसा में है और कोरापुट जो है वो बॉक्साइट माइन के लिए फेमस है, बॉक्साइट माइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following program has been launched by Union Government for the cleaning of River Ganga? इनमें से कौन सा वो प्रोग्राम है? 4 प्रोग्राम के नाम दिए गए हैं। गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे, गंगा नमामि एक्शन प्लान, गंगा क्लीनिंग मिशन। कह रहा है इनमें से वो कौन सा परियोजना है, कौन सा प्रोग्राम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? किस लिए लॉन्च किया था या अभी भी चल रहा है ये प्रोग्राम? क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो 4 ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नमामि गंगे। इसको 2014 में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में गंगा की सफाई के लिए एक नया प्रोजेक्ट चलाया गया था, नमामि गंगे। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, नमामि गंगे 2014 में लॉन्च किया गया था। किस प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था गंगा की क्लीनिंग के लिए और अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग KPO? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है KPO का, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का। सबसे पहले KPO मीन्स होता क्या है? KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो है ये होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व्स होते हैं। क्या इन्वॉल्व्स होते हैं? इट इन्वॉल्व्स बेटर स्किल्ड वर्कर, बेटर स्किल्ड वर्कर। KPO एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेटर स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। KPO में ई लर्निंग भी आता है, ई लर्निंग KPO में ही इंक्लूड है।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी केपीओ में इंक्लूड है, लीगल प्रोफेशन भी केपीओ में इंक्लूड है। बट क्वेश्चन में कहा गया इनमें से कौन सा एग्जाम्पल केपीओ में नहीं आता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये केपीओ में नहीं आता है। किसी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, ये केपीओ में नहीं आता है। दैट मीन्स आंसर जो होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स आंसर सी। केपीओ में ई लर्निंग इंक्लूड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड है, लीगल प्रोफेशन इंक्लूड है, और केपीओ जो है इसमें बेटर स्किल्ड वर्कर जो है ये वर्क करते हैं, बेटर स्किल्ड वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रिलेट द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन कटांगा जाम्बिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस मुख्य मेन इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के बारे में बताइए जिसके वजह से कटांगा जो है जाम्बिया में, अफ्रीका में, यहां पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसका मेन इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। दैट मीन्स कटांगा जाम्बिया में हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने के सबसे इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, कटांगा जाम्बिया में बहुत ज्यादा कॉपर पाया जाता है, बहुत ज्यादा कॉपर पाया जाता है, और इसी वजह से लोग दूर दूर से कटांगा में आके सेटल होने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पे रोजगार मिले, क्योंकि कटांगा में बहुत ज्यादा कॉपर के माइंस हैं, कॉपर माइंस बहुत ज्यादा मात्रा में कटांगा में पाए जाते हैं। और जहां पे कॉपर माइंस होता है या किसी भी टाइप का माइंस होता है वहां डिफरेंट टाइप की जॉब अवेलेबिलिटी मिलती है, लोगों को जॉब मिलता है, डिफरेंट टाइप के काम काज खुलते हैं, दुकानें खुलती हैं, मार्केट डेवलप होता है। तो इसीलिए जाम्बिया के कटांगा में लोग दूर दूर से अफ्रीका के अलग अलग देशों से आके वहां पे रह रहे हैं, जिसके वजह से कटांगा का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर इन अबेंडेंस, मतलब जाम्बिया कटांगा में बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपर के माइंस अवेलेबल हैं, इसीलिए लोग आके कटांगा में दूर दूर से आके सेटल हो रहे हैं, जिसके वजह से कटांगा का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स एरिया के अकॉर्डिंग कटांगा की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए कंट्री इज हैविंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन, अगर किसी देश में ज्यादा जनसंख्या जो है वो यंग पॉपुलेशन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ ए कंट्री इज हैविंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन, अगर किसी देश की जनसंख्या में ज्यादा जो परसेंटेज है वो यंग पॉपुलेशन की हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इट वुड मीन, उसका मतलब क्या होगा? अगर किसी देश की जनसंख्या में ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूथ यंग पॉपुलेशन, मतलब 20, 25, 30 साल तक के लोग जो हैं वो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर किसी देश की जनसंख्या में, किसी देश की पॉपुलेशन में ज्यादा पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन हो, तो इसका मतलब वहां पे हाई बर्थ रेट है, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, हाई बर्थ रेट, एंड और क्या है? पॉपुलेशन इज यूथफुल, और वहां की जनसंख्या जो है वो क्या है? यूथफुल है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाई बर्थ रेट एंड द पॉपुलेशन इज यूथफुल। अगर किसी देश की जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा जो है वो यंग पॉपुलेशन हो, तो उस देश में हमें दिखाई देता है कि उस देश में बहुत ज्यादा बच्चों की पैदा हो रही है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाई बर्थ रेट है, और वहां की पॉपुलेशन जो है वो यूथफुल है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन, एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज have not adverse effect on which of the following demographic attributes। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, हम सबको पता है कि भारत में माइग्रेशन रूरल टू अर्बन होती है, लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ आते हैं काम की तलाश में, लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ आते हैं काम की तलाश में, हम सबको पता है।
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन, लोग एज के अकॉर्डिंग माइग्रेशन करते हैं। 20-21 साल में जो यंग पॉपुलेशन है वो भारत के रूरल एरिया को छोड़कर शहरों की तरफ चली जाती है। तो एज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइग्रेशन का। सेकंड क्या है, स्किल। स्किल भी है, किसको काम आता है या नहीं आता है। स्किल का मतलब जो सीखे हुए लोग हैं। तो कह रहा है एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज हैव नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स है, कौन सा वो कंडीशन है जिसको एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया, जो गांवों से शहरों की तरफ लोग माइग्रेशन करके आते हैं, हैव नॉट एडवर्स इफेक्ट, जो उसको पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है। डाउनफॉल रिकॉर्डेड इन वर्किंग पॉपुलेशन, नो। जब गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं, क्या शहरों की वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं, शहरों की वर्किंग पॉपुलेशन तो बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है। द होल बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क हैज टू बी बोर्न बाय द ओल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, नो। क्या जब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ आ जाते हैं तो गांव में खेती का बर्डन बढ़ जाता है? नो। फिर भी गांव में लोग खेती करते हैं क्योंकि गांव की जनसंख्या ज्यादा होती है, बाकी बचे हुए लोग खेती करते हैं। नेक्स्ट, ओल्ड पीपल एंड वुमेन आर लेफ्ट बिहाइंड इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्या जब ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की तरफ आ जाते हैं तो उसके साथ महिलाएं और जो ओल्ड पीपल हैं वो भी प्लेस ऑफ ओरिजिन गांव के क्षेत्र को छोड़कर शहरों की तरफ आ जाते हैं? नहीं, गांव के क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से सिर्फ यंग पॉपुलेशन ही बाहर जाता है काम के लिए। जो ओल्ड और वुमेन लोग हैं, ओल्ड पीपल या वुमेन्स हैं, वो गांव में ही रहते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन, यस, ये इफेक्ट करता है क्योंकि जब लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं तो शहरों में एज स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट करता है, और सेक्स कंपोजिशन, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो भी इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर गांव से मेल पॉपुलेशन शहरों की तरफ आते हैं तो शहरों में मेल पॉपुलेशन की जो कंडीशन है वो कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है। मेल पॉपुलेशन की कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है शहरों में। इसीलिए शहरों की तरफ जब हम डिस्कस करते हैं तो शहरों की तरफ हमें क्या दिखाई देता है? शहरों की तरफ हमें दिखाई देता है कि बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन, मतलब कि शहरों की तरफ जब लोग आते हैं तो वहां पे एज एंड सेक्स कंपोजिशन जो है ये बैलेंस होता है या थोड़ा सा इसके ऊपर इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो ही अनसीन पैसेज है, ये आपका 3 मार्क्स का आएगा और इसके अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अनसीन पैसेज को देखेंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। आपको जो अच्छा लग रहा है उनमें से कोई 3 क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ दरूला। दरूला के लोग किस टाइप के पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं? दरूला के जो लोग हैं वो किस टाइप के पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं? सबसे पहले आप देख लो, दरूला जो ये गांव है, ये प्लेस है मेरठ यूपी में। दरूला एक प्लेस है मेरठ यूपी में। आपको अनसीन पैसेज पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अनसीन पैसेज पढ़ रखा है बट आपको पढ़ना पड़ेगा। बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अनसीन पैसेज में उस चीज को सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि अनसीन पैसेज में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, या क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अनसीन पैसेज में वो चीज कहां पर आपको फाइंड आउट हो रही है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ दरूला, मतलब दरूला के लोग किस तरह के पॉल्यूशन का फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो दरूला जो है ये नियर मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, उसके पास एक गांव है। दरूला में किस टाइप का पॉल्यूशन है? बार बार अगर आप इस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो यहां पे ग्राउंड वाटर, कंटेनमेंटेड वाटर, ओवरहेड वाटर, पानी के बारे में बात हो रही है, रेन वाटर,
ज्यादातर अगर आप देखें तो यहाँ पे पानी के बारे में बात हो रही है। अगर ज्यादातर देखें हम वेस्ट वाटर, अगर आप इस पूरे अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादातर बात पानी के ऊपर हो रही है। इसका मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट मैंने आपको ट्रिक बताया है। मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस अनसीन पैसेज को, आपको पढ़ना पड़ेगा, बट मुझे आंसर ऑलरेडी पता है बिकॉज मैंने इसको पढ़ा है। और ज्यादातर इसमें वाटर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दरूला जो मेरठ के पास एक गांव है, यहाँ पे कौन सा समस्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन। दरूला जो मेरठ के पास का एक ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, यहाँ पे वाटर पोल्यूशन इनकी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विच प्रोसेस लेड टू कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर? वो कौन सा प्रोसेस है जिसके वजह से दरूला का ग्राउंड वाटर लगातार खराब हो रहा है? वो कौन सा प्रोसेस है जिसके वजह से दरूला का जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार पोल्यूट हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। यहां पर भी कंटेमिनेटेड वाटर के बारे में बताया गया, इसका मतलब वाटर पोल्यूशन। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो दरूला का ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स वो पोल्यूट हो रहा है। तो वो कौन सा प्रोसेस है? ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड होने का सबसे बड़ा जो सिंपल ऑप्शन है, मतलब आंसर वो होता लीचिंग। लीचिंग के वजह से, क्योंकि दरूला में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है वो पानी रिस के, मतलब कि पानी जब वो सोइल के ऊपर पड़ता है तो पानी बिल्कुल छन छन के ग्राउंड वाटर तक जाता है, और ग्राउंड वाटर का पानी भी खराब हो रहा है। तो लीचिंग जो है इसका परफेक्ट आंसर है। तो आंसर जो है लीचिंग हमारा परफेक्ट आंसर है। दरूला में ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है जब हम सोइल के ऊपर वेस्ट वाटर या पोल्यूटेड वाटर को फेंकते हैं और वही पानी जमीन के नीचे रिस कर बिल्कुल नीचे तक ग्राउंड वाटर कर छन छन के नीचे तक जाता है, तो ग्राउंड वाटर में वो पोल्यूटेड पानी मिक्स हो जाता है और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है। तो दरूला में लीचिंग जो है वो सबसे बड़ी समस्या है जिसके वजह से ग्राउंड वाटर वहां का पोल्यूट हो रहा है। और लीचिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि दरूला में इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, इसीलिए फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो है वो जमीनों के ऊपर पड़ा रहता है। तो ये है, हमें कोई 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। हम सी को छोड़ देंगे, आपकी मर्जी, आप कोई भी दे सकते हो। डी को देते हैं हम, विच वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी हेल्प इन डाइल्यूटिंग द कंटेमिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर? क्वेश्चन ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू दरूला में हम जो पोल्यूटिंग वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम साफ कर सकते हैं। मतलब वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से हम दरूला में जो पोल्यूटेड वाटर है उसको हम बचा सकते हैं पोल्यूट होने से, ग्राउंड वाटर को, और साफ पानी पीने लायक बना सकते हैं। देखो आप बार बार यहां पर लाया गया इस स्टेटमेंट में जो अनसीन पैसेज है पैराग्राफ, उसमें बताया गया है वाटर टैंक बनाना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एट डिफरेंट प्लेसेस व्हिच हैज हेल्प्ड इन डाइल्यूटिंग द कंटेमिनेंट्स ऑफ द ग्राउंड वाटर। मतलब कि दरूला में जो ग्राउंड वाटर का पानी जो पोल्यूट हो रहा है उस ग्राउंड वाटर के पानी को पोल्यूट होने से बचाने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाना चाहिए, जिसके वजह से वहां पानी को कम से कम मात्रा में हम क्या कर सकें, पोल्यूट होने से बचा सकें। तो परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है और बिल्कुल परफेक्ट 3 मार्क्स जो हैं वो आपके फिक्स हो जाएंगे। परफेक्ट 3 मार्क्स। एमसीक्यू में सबसे पहले क्वेश्चन को देखना, उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग पैराग्राफ के अंदर ढूंढने की कोशिश करना, तब जाके आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे ग्राफ दिया गया है, पिक्चर इमेज दिया गया है। इस इमेज में भी कहा गया है एनी 3 क्वेश्चंस, कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको, एनी 3 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है।
एनी 3 क्वेश्चंस को। ओके, आप फिगर में देख सकते हो, यहां पे दिया गया है CBR क्रूड बर्थ रेट मतलब बर्थ रेट, CDR मतलब क्रूड डेथ रेट मतलब डेथ रेट। यहां पे स्टेज दिया गया है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हम जिसको कहते हैं, उसके स्टेज दिए गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओकर एज पर द ग्राफ। ग्राफ में हमें कैसे दिख रहा है? ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है कि नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन किस वजह से हो रही है। ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है वो किस वजह से हो रही है। नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है वो किस वजह से हो रही है? तो नेचुरल जो हो रही है वो किसके वजह से हो रही है? CBR और CDR के वजह से, मतलब कि बर्थ रेट और डेथ रेट के वजह से। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्योंकि नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है वो बर्थ रेट और डेथ रेट के वजह से ही हो रही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट। देखते हैं, हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज आप देख सकते हो, यहां हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज, यहां पे लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज। कह रहा हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज से लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज, इसके बीच में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए? यहां पे देखो, व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट। मतलब हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज जिसमें पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो रही है, इन दोनों के बीच में बदलाव का सबसे बड़ा जो चीज है वो कौन सा, ऑप्शन कौन सा है? सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, शिफ्ट फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टू रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी, जो फर्स्ट ऑप्शन है। कह रहा है कि शिफ्ट फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टू रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी। अगर हम अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी में बदल दें तो ये हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, शिफ्ट फ्रॉम रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अगर हम रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी को अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदल दें, यस, ये हो सकता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सेकंड। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट। जो हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज है इससे लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज में क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। किसमें शिफ्ट कर रहे हैं? अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। मतलब रूरल इकोनॉमी को, रूरल का एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है उसको हम बदल रहे हैं किसमें? उसको हम बदल रहे हैं अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। इसी से ही हाई फ्लक्चुएट से लो फ्लक्चुएट में हम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, हम सी को छोड़ रहे हैं, कोई 3 क्वेश्चन का हमें आंसर देना, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। हम डी को देखते हैं, इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफी, क्योंकि डी थोड़ा सा इजी है। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू प्लेस। एक्सप्लोजन का मतलब बढ़ना, कौन से स्टेज में पॉपुलेशन बढ़ रही है? तो आप देख सकते हैं एक्सपेंडिंग लिखा गया है स्टेज 2 में। एक्सपेंडिंग का मतलब ये होता है बढ़ना, तो इसका मतलब कौन से स्टेज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है? स्टेज 2 में। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्टेज 2। स्टेज 2 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था सिंपल कि वो कौन सा स्टेज है जिस स्टेज में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। एक्सप्लोजन मतलब कि इंक्रीज करना, और एक्सपेंडिंग का मतलब भी इंक्रीज करना होता है। तो किसमें? स्टेज 2 में। तो इसका मतलब आंसर होगा स्टेज 2। ये क्वेश्चन भी आपका पूरे 3 मार्क्स का आएगा और 3 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैप के ऊपर। ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग।
हमें इनमें से कोई 5 क्वेश्चन के आंसर जो है वो हमें देने हैं और मैप में लोकेट करना है। यहाँ पे लोकेशन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, आपको लोकेट करना पड़ेगा, पॉइंट को इंडिकेट करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। सो आंसर फर्स्ट। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? ए स्टेट विद लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, भारत का वो स्टेट जहां सबसे कम लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है। तो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का वो स्टेट है जहां सबसे कम लोएस्ट ऑफ डेंसिटी पाई जाती है। कितना? यहां पे 17 पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं। तो हमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को इंडिकेट करना है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहां पर है? आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश जो है वो ये स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। इसको आपको मार्क करना है और आंसर में सबसे पहले 1, तो दैट मीन्स 1 का आंसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, भारत का वो स्टेट जहां सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, मतलब जहां सबसे ज्यादा शहरीकरण, जहां लोग सबसे ज्यादा शहरों में रहते हैं, वो कौन सा है? वो है गोवा। गोवा आप देख सकते हो महाराष्ट्र के पास छोटा सा स्टेट है गोवा, तो इसको आपको लोकेट करना है। तो ये आपका होगा सेकंड का आंसर गोवा। नेक्स्ट, बेंगलुरु ए मेगा सिटी। बेंगलुरु जो मेगा सिटी है कर्नाटका का कैपिटल है। बेंगलुरु ये कर्नाटका का कैपिटल ऑफ कर्नाटका का कैपिटल है। आपको बेंगलुरु को मार्क करना कहां पर है? तो बेंगलोर का जो करेक्ट लोकेशन है वो है यहां पर बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के सामने हम मार्क करके नंबर 3 पॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मयूरभंज आयरन ओर माइंस। मयूरभंज ये किस स्टेट में आता है? मयूरभंज जो है उड़ीसा में आता है, बट ये उड़ीसा का कैपिटल नहीं है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। मयूरभंज ये किस में आता है? ये उड़ीसा स्टेट में आता है। ये किसके लिए फेमस है? आयरन और माइंस के लिए फेमस है। तो मयूरभंज का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है यहां पर। मयूरभंज का एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखें तो मयूरभंज का जो एग्जैक्ट लोकेशन है, 1 सेकेंड ये मिट गया दोबारा, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो यहां पर उड़ीसा में। तो मयूरभंज के सामने हम मार्क करके नंबर 4 को इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट, जामनगर ऑयल रिफाइनरी। जामनगर में ऑयल रिफाइनरी है। जामनगर कहां पर है? ये गुजरात में है। जामनगर ये कहां पर है? ये गुजरात स्टेट में है जामनगर ऑयल रिफाइनरी। कहां पर है जामनगर? जामनगर जो है वो है यहां पर जामनगर। इसके सामने हम लोकेट करके नंबर 5 को इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट, कटनी बॉक्साइट माइंस। कटनी बॉक्साइट माइन जो है, कटनी कहां पर है? ये कटनी जो है ये कटनी जबलपुर का एरिया में आता है। कहां पर? एमपी, मध्य प्रदेश में। कटनी बॉक्साइट माइंस के लिए फेमस है, बॉक्साइट माइंस के लिए। तो कटनी कहां पर है? कटनी का लोकेशन है मध्य प्रदेश में यहां पर। तो कटनी के सामने हम पॉइंट लगा के नंबर 6। नंबर 7 पे क्या कहा गया है? नंबर 7 पे नेवेली लेग्नाइट कोलफील्ड। नेवेली जो है ये लेग्नाइट कोलफील्ड के लिए फेमस है। ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। नेवेली जो लेग्नाइट कोलफील्ड है ये तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में नेवेली जो है वो यहां पर है। तो एग्जैक्ट लोकेशन लगा के नंबर 7। तो क्वेश्चन इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आपको इनमें से कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 5 कर सकते हैं, बट आप प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन की करना, बिकॉज एग्जाम में जरूरी नहीं है जो आपने 5 प्रैक्टिस किया वही आएगा। आप अप्रोक्सीमेट 20-30 मैप के क्वेश्चन या 50 मैप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आपके 5 लोकेशन फिक्स होंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड मैप की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में वर्ल्ड मैप में आपको लोकेट नहीं करना है। यहाँ ऑलरेडी लोकेशन को लोकेट करके दिया गया है।
आपको बस उनके नाम लिखने हैं, ABCDE। आप देख रहे होंगे आपको 5 लोकेशन ऑलरेडी दिए गए हैं, आपको ओनली नेम को इंडिकेट करना है, नाम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ए पे आते हैं। फर्स्ट ए का लोकेशन आप देख सकते हो अफ्रीका में है। क्या कह रहा है? ए रीजन इन अफ्रीका प्रैक्टिसाइजिंग नोमाडिक हडिंग। अफ्रीका का वो जगह जहां पे नोमाडिक हडिंग होता है। नोमाडिक हडिंग का मतलब जहां पे आज से हजारों साल पहले पशु पालते थे, किसके लिए? व्यापार के लिए नहीं, अपना घर चलाने के लिए। नोमैडिक हडिंग का मतलब यही होता है कि कैटल रेयरिंग इन एन एनिसेंट पीरियड, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए जानवर नहीं पालते थे, अपने घरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जानवर पालते थे। तो अफ्रीका का वो जगह जहां पे नोमाडिक हडिंग होता था। तो ये लोकेशन जो आप देख सकते हो, ये लोकेशन दिया गया ए का। ये लोकेशन जो ये सहारा का लोकेशन है, सहारा डेजर्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सहारा। ए का लोकेशन जो है वो है सहारा। नेक्स्ट ऑप्शन बी, ए मेगा सिटी ऑफ एशिया। एशिया का मेगा सिटी आप देख सकते हो, ये जो है ये जापान है। ये जापानी जो आइलैंड दिखाया गया है, और यहां पे जापान पे एक मेगा सिटी दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, जापान का मेगा सिटी जो उसका कैपिटल है टोक्यो, जापान का कैपिटल है टोक्यो, वहीं देगा ये ज्यादातर लोकेशन, क्योंकि मैक्सिमम जापान में टोक्यो का ही लोकेशन दिया जाता है। टोक्यो उनका कैपिटल भी है और उनका मेगा सिटी भी है। तो मेगा सिटी ऑफ एशिया लोकेशन जापान की तरफ दिया गया है। तो टोक्यो, जापान का जो मेगा सिटी टोक्यो। टोक्यो क्या है? कैपिटल ऑफ जापान। जापान का कैपिटल भी है, कैपिटल ऑफ जापान। जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है। ऑप्शन सी, रीजन ऑफ यूरोप प्रैक्टिसाइजिंग कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। सी ऑप्शन आप देख सकते हो यूरोप में दिया गया है। ये वो जगह है जहां पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो होता है। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मतलब यूरोप का वो जगह जहां पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है। तो ये कौन सा जगह है? ये लोकेशन है स्टीप्स। यूरोपियन स्टीप्स कहा जाता है क्योंकि यूरोप में है स्टीप्स। तो यूरोप का वो जगह जहां पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है वो है स्टीप्स। नेक्स्ट, मेगा सिटी ऑफ साउथ अमेरिका। डी का लोकेशन साउथ अमेरिका में, ये ब्राजील है। ये कंट्री जो ब्राजील में जो बिल्कुल किनारे पर आप देख रहे हो मेगा सिटी दिया गया है, ये क्या है? ये साउ पोलो। बट ब्राजील का कैपिटल साउ पोलो नहीं है। ब्राजील का कैपिटल जो है वो ब्रासिलिया है, ब्रासिलिया। तो साउ पोलो इसका मेगा सिटी है जो बिल्कुल ओशियन की तरफ किनारे पे लोकेटेड है। नेक्स्ट, रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रैक्टिसाइजिंग सब्सिस्टेंस गैदरिंग। नॉर्थ अमेरिका का वो एरिया जहां पे आज हजारों साल पहले सब्सिस्टेंस गैदरिंग होता था। दैट मीन्स आदि मानव के जमाने में लोग खाना वगैरह इकट्ठा करने जाते थे। तो लोकेशन आप देख सकते हो, ई का लोकेशन कहां पर है? ई का लोकेशन, तो ये कौन सा जगह है? ये नॉर्दर्न कनाडा है, नॉर्थ कनाडा। सो ये वर्ल्ड मैप है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।